हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आई एस एंड पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आई आर के करंट अफेयर्स को करते हैं विजन आई एस की मैगजीन के मई 2023 एडिशन। और पहला आर्टिकल है 25 ईयर पूरे हो चुके हैं पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को। ठीक है, हमने भारत में एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा था जो कि काफ़ी फेमस जाना जाता है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से। और ये वाला टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? एनीवन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ग्यारह मई 2023 की बात है जब भारत ने अपने 25 साल पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर कंडक्ट करे थे, जो सक्सेसफुली उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं, उसका सेलिब्रेशन करा गया। ठीक है, 11 मई 2023 को। हम थोड़ी सी बात करते हैं, पहले जानते हैं कि क्या था न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण 1 और पोखरण 2 दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, आप जानते हो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। पहले बताओ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नाम क्या है? श्रेया, क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? अच्छा, ठीक है। और आपने क्या बोला मयूर अभी? कौन सी पॉलिसी? नेबरहुड पॉलिसी। और कोई पॉलिसी? नहीं, देखो मैं बताता हूँ। जो आप कह रहे हो ना मयूर, वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और है ना, और जो आप कह रहे हो श्रेया, वो है मेंटेनिंग पीस विद ऑल द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो तो हर एक पॉलिसी, वो तो हर एक स्कीम पॉलिसी या फिर फॉरेन इंटरेक्शंस के साथ हमारी नींव है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिंपल, कैसे भूल गए आप लोग? नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम सबके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, लेकिन कभी भी लाइन टो नहीं करेंगे किसी भी पावर ग्रुप को ज्वाइन करने की, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तभी तो इवॉल्व हुई ना हमारी फॉरेन पॉलिसी। और एक किसके ऊपर बेस्ड है? 5 फाउंडिंग फादर्स भूल गए अपने हम के? इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गमल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्नो, घाना से क्वामे नक्रुमा, और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रॉस टीटो। ठीक है, तो इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन से डिक्लेयर करा था। तो अब मुझे ये बताओ, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को लाने के पीछे कौन से इंसान का हाथ था? अरे नहीं भाई, हर जगह एपीजे अब्दुल कलाम। मनमोहन सिंह जी, वो एलपीजी रिफॉर्म से एसोसिएटेड थे। हर जगह इंदिरा गांधी, हाँ हाँ, वो खुद न्यूक्लियर वेपन थी तो न्यूक्लियर पॉलिसी वही लाई होगी। देखो मैं इसका नाम बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। इस पर्सन का नाम था होमी जे भाभा। इन्हीं के नाम पर शायद आपने सुना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया ने स्टैब्लिश करा हुआ है ना, यही है। ये आशिमा याद आया? जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली बुक है उसका 4th चैप्टर, उसके अंदर बॉक्स दे रखा है होमी जे भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा न्यूक्लियर पॉलिसी, है ना। इनके नाम पर आती है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करा था जब उसने 3 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे। डेटोनेशन का मतलब ये होता है न्यूक्लियर वेपन को फोड़ा गया था। अभी कहाँ फोड़ा गया था बताओ? दिल्ली में, पंजाब में, कि महाराष्ट्र में, या ऑल 3? बंजर सुनसान जगह पर। ठीक है, कहीं तो फोड़ा ही गया था। बंजर सुनसान जगह पर, रेगिस्तानी पानी वाले इलाके। ठीक है, देखो ऐसा इंडिया ने करा 11 मई 1998 को। अच्छा, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की नींव क्या होती है श्रेया? दूध मांगोगे खीर देंगे, हिंदुस्तान मांगोगे चीर देंगे। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की डिक्लेरेशन क्या है? क्या कहता है आशिमा? कि हम सारे नेबरहुड को मिटाकर रख देंगे एक दिन।
बताओ श्रेया, क्या कहता है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी? हाँ मयूर बताओ, कौन सा वर्ड है वो? वर्ड तो नहीं, एक सेंटेंस है। ये सब तो चीज़ें छोटी मोटी बातें, हम फर्स्ट स्टार्ट नहीं करते। तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं जब लड़ाई होगी, यहाँ तो ठीक है फर्स्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो अगल बगल वाली कंट्री वर्ल्ड के मैप पे भी गायब हो जाएंगी। क्या होता जा रहा है आप लोग की मेमोरी को? इंडिया विल कंटिन्यू टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। याद आया? कुदम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस लिए सेटअप करा गया है? श्रीलंका पे खतरा बनाने के लिए। एनर्जी नीड्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो दीज इंक्लूडेड थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस along with fission device. What do you mean by the difference between fusion and fission? फिजिक्स वाले बच्चे 10th क्लास बताओ। फिजन में क्या होता है? पार्टिकल ज्वाइन होते हैं या फिर अलग होते हैं? कन्वर्ज का डाइवर्ज? डाइवर्ज। और फ्यूजन में कन्वर्ज, है ना। अब क्या हुआ? सेकेंड टेस्ट फॉलोड आफ्टर 2 days लेटर, और हमें ये लगा कि हाँ ठीक है, टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं, एंड हमने जितनी भी रिक्विजिट डिग्री ऑफ टेक्नो स्टैटिस्टिक कैपेबिलिटी चाहिए थी हमें, जब इंडिया सेटिस्फाई हो गया, प्रधानमंत्री जी वगैरह सबके सामने ऐसे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जब ये सब कुछ हो गया तो इंडिया अनाउंस द सेल्फ इम्पोज मोराटोरियम ऑन फर्दर टेस्टिंग। सेल्फ इम्पोज मोराटोरियम का मतलब क्या होता है? हम जल्दी इस न्यूक्लियर कैपेसिटी को एक्सपेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ऑन फर्दर टेस्टिंग। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, जब दूसरी बार हुआ, एंड इट वॉज द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया। समझ गए कौन से वाली की बात हो रही है? सेकंड टेस्ट मतलब जो 2 दिन के बाद हुआ। अब 11 मई के 2 दिन बाद क्या होता है? 13 मई, ठीक है। तो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 18 मई 1974 इन पोखरन। ये पहला इसने करा था, और उसके बाद इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर करा 11 मई 1998 को दैट इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन इंडिया किस लिए यूज़ करेगा न्यूक्लियर एनर्जी को? ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, ठीक है। अच्छा, इंडिया को कौन सी ट्रीटी रोक सकती थी कोल्ड वॉर एरा की न्यूक्लियर स्टेट बनने से? या इंडिया अगर किसी भी एक सुपर पावर को ज्वाइन कर लेता तो वो ट्रीटी वगैरह या कुछ भी ऐसा साइन करना पड़ता और ये इंडिया नहीं रहता न्यूक्लियर वेपन स्टेट? बताओ। शाबाश। एनपीटी फुल फॉर्म बताओ मयूर इन सबको, इनकी। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर नॉन, हाँ। और प्लोरिफरेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, नॉन प्लोरिफरेशन, ठीक है। इंडिया इसको क्या मानते हैं इस ट्रीटी को? डिस्क्रिमिनेटरी। एंड श्रेया, ये 2 बार PSIR में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका कोड नेम था, जब पहली बार ये जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा गया 18 मई 1974 को पोखरन में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं न्यूज़ में, या कहीं जो DNA वाला एक न्यूज़ आता है, वो शो आता है, उसमें। बिकॉज द टेस्ट डेट बीइंग ऑन द सेम डे एज बुद्धा जयंती, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इंडियाज रैशनल एंड इंटेंशंस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये इंडिया ने अपने एक ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज करा, उसमें उसने आउटलाइन कर दिया। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, आप भी बार बार एक ही चीज़ जानते हो। इंडिया ने क्या बोला होगा कि डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, और हम कभी भी पहले नहीं होंगे इस चीज़ की पहल करने के लिए, ठीक है। सवाल ये उठता है, इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर टेस्ट का ऑप्शन क्यों चुना 1998 में? एक तो क्या होता है,
बहुत सारी चीज़ें हमें तब करनी पड़ती हैं हमारे जीवन में या कंट्री को, जब आस पास के पड़ोसी देश, या अगर हम लोग एक इंडिविजुअल की बात करें तो जो पड़ोसी कर रहे होते हैं, है ना, बगल वाले घर में गाड़ी आई है तो हमें भी लेनी है, उनका लड़का आईएएस बन गया तो तुम क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। चाइना एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। चाइना हैड एक्वायर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन इन अक्टूबर 1964। मिड 1990s तक चाइना ऑलरेडी 45 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका था। अब इसकी वजह से इंडिया को कंसर्न था कि कभी भी अगर वॉर होगा तो इंडिया के पास क्या नहीं बचेगा। आईआर के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझाता हूँ, आप ट्राई करो एक बार। इंडिया के पास क्या नहीं बचेगा अगर कभी भी वॉर होगा तो? कौन सी पावर नहीं बचेगी इंडिया के पास जब पड़ोसी देश ऑलरेडी इतने सारे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका है? बताओ। हाँ, बार्गेनिंग पावर। कुछ भी बार्गेन कर सकेंगे हम? आप निहत्थे खड़े हुए हो, निशस्त्र खड़े हुए हो, आप शत्रु से कुछ बार्गेन करने की या कुछ डील करने के लायक हो? बिल्कुल नहीं। उसके बाद रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्वायर कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंसर्न तो हमें चाइना से भी ज़्यादा पाकिस्तान से था। चाइना हैड ऑल्सो कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट फॉर पाकिस्तान मई 1990 में। इसकी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने सीना चौड़ा करके इंसर्जेंसी की हवा को पनपने दिया जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में। और इंडिया को लग रहा था कि इतनी हिम्मत पाकिस्तान में इसी की वजह से आई है कि चाइना ने इसको एक सपोर्ट दे दिया इस चीज़ के लिए। उसके बाद हमारे ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर था एनपीटी को साइन करने के लिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी। व्हाट इज सीटीबीटी? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ओके, अगर इंडिया सीटीपीटी को साइन कर लेता, ठीक है, या एनपीटी को, तो इंडिया वुड हैव बीन क्लोजिंग न्यूक्लियर ऑप्शन फॉर एवर। लेकिन इंडिया ने क्या सोचा और क्या डिसाइड करा कि हम इसको रिफ्यूज़ करते हैं, और इंडिया ने ये बोला कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये कुछ गलत है। अगर बात न्यूक्लियर एनर्जी को निहत्था करने की है, उससे दूर जाने की है, तो आप लोग भी गिव अप करो न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर वेपन्स को। और ये आप लोग इंडिया कैसे बोल रहा था? P5 को। और कौन है P5? किसको बोला जाता है आईआर में P5? फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन। कौन कौन है ये? यूएस, यूके, चाइना, रशिया। रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर। अच्छा श्रेया, मुझे एक बात बताओगे? इंडिया जो है, सॉरी, ये जो रशिया है, ये परमानेंट मेंबर है यूएन का। जब ये यूएसएसआर था तो तब ये था क्या परमानेंट मेंबर यूएन का? इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, 1947, 46 था, ठीक है। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसकी जगह किसने ली? रशिया ने, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये तो बट ऑफिस की बात है। नहीं, बट ऑफिस की बात नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो गया आज में कितने रिपब्लिक्स निकले थे? बताओ जरा इन सबको। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ तो कितने रिपब्लिक्स, कितनी कंट्रीज दुनिया में नहीं पैदा हुई थी? 15, है ना। और उन 15 में से सिर्फ किसको जगह मिली परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन? रशिया को। क्या ये सारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं? है ना।
तो क्या एनपीटी ये भी कहता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के कंटेक्स में ये निहत्थे हो जाएंगे, इनको भी गिव अप करने पड़ेंगे? नहीं, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ये बंदिशें लगाई जाती हैं, है ना। उसके बाद एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर, वही जो मैंने आपको ये P5 वाली बात बताई ना। ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस सिस्टम पूरा का पूरा सेटअप ऐसा है, इट इज़ बेस्ड ऑन एनपीटी, जिसकी वजह से P5 और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको तो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी रखना अलाउड है, ठीक है, लेकिन जो एनपीटी, सीटीबीटी ऐसी ट्रीटीज़ को साइन के लिए उनको अलाउड नहीं है। अब इसके अलावा बहुत सारी ट्रीटी थी, लाइक कोल्ड वॉर जब आप सुनोगे ना लेक्चर से तब आप जानोगे, जैसे एक थी स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सीटीबीटी कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीबीएम कॉम्प्रीहेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये बहुत सारी ट्रीटीज़ थी ऐसी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप कोल्ड वॉर वाले लेक्चर देखोगे ना, पहले ही चैप्टर जो कोल्ड वॉर है उसी के अंदर है ये सब कुछ ऑर्डर में, ठीक है। तो वो हेल्प कर देगा आपकी, मतलब काफ़ी हद तक ना। मैं वही कह रहा हूँ कि PSI देखो, ऑप्शन जिसको जो लेना होता है वो ठीक है, लेकिन मैं पहले दिन से देखो आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शनल के पीछे तो कुछ सोचने दिया ही नहीं कभी मैंने सेकंड थॉट हमें, क्योंकि यार वही वाली बात है ना श्रेया, नॉलेजेबल नहीं बनना, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, नॉलेज गेन थोड़ी ना करने बैठे। नॉलेज उतनी गेन करनी है कि एग्ज़ाम निकल जाए, ऐसा ना हो कि हम शोशाबाजी भी करते रहते हैं कि हमें नॉलेज और एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब PSI यार आपका इतना सारा टाइम बचा सकता है, ये सब चीज़ें दोबारा रिपीटेड हो रही है वहाँ पर, तो बेटर ऑप्शन वही है हमारे लिए, है ना। बस उतना अपने अंदर समा लेना, ठीक है। आशमा, श्रेया, मयूर, सुगंधा, तब तो मज़े भी हैं। यादें बनाकर मत रखना। हाँ जी, तैयारी करी थी एक टाइम पे UPSC की, खून पी जाऊंगा मैं तुम लोग का जिंदा। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये बोलता है इंडिया का, हाँ इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जानते हो ना, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी भाई किसी बुनियाद पर, किसी नींव पर तो खड़ी होगी ना, क्या है वो। इट स्टेट्स दैट हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, जब शांति व्यवस्था होगी उस सिचुएशन में, जब युद्ध की व्यवस्था होगी उस सिचुएशन में। इंडिया ने इन सब बातों को दुनिया को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया की बहुत ना थूथू हो रही थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, करवाओ कौन रहा था, ये हरामजादे P5, इंडिया को बैन करो, UN से बाहर निकालो, ऐसा करो वैसा करो, रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, ट्रेड मत होने दो, उसके साथ व्यापार मत करो, मतलब ईगो, मतलब जैसे कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है कि तो अनशन बकता है ना वो कुछ भी ऐसे ही। तो इंडिया ने अपना पहला ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, मतलब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का एक ड्राफ्ट रिलीज़ करा अगस्त 1999 में। जनवरी 2003 में इंडिया ने अपना ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो रिलीज़ करा। अब इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किन किन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। नंबर 1, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। इंडिया, यही वाली बात है वो, ये और ये लिंक है। हाँ, तो डेटरेंट जो वर्ड आया है ना, वो आया है कोल्ड वॉर के एक शब्द से, एक फ्रेज से। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, क्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस। इसका मतलब श्रेया देखो इतना होता है, कोल्ड वॉर के टाइम पर ये जो आया ना फ्रेज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ USA और USSR के बीच में। इट वॉज अ रियलाइजमेंट दैट इफ आई इन्फ्लिक्ट unimaginable destruction on you using nuclear weapons, then still you would be left with enough nuclear weapons to retaliate back with same thrust, with same force, right? समझ रहे हो? यानी कि अगर एक देश किसी सामने वाले पे हमला करते अपने सारे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे, उसने तो उसको तबाह कर दिया,
लेकिन सामने वाले के तो न्यूक्लियर वेपन्स अभी पूरे पूरे पड़े हुए हैं ना। अब आप कहोगे जब वो तबाही हो गया तो न्यूक्लियर वेपन्स वो यूज़ कैसे कर लेगा? सारे न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पर हो सकता है कि उसने अपनी टेरिटरी में इंस्टॉल ना करवा कर अपने एलीज की टेरिटरी में रख रखे हो। अब ऐसे वॉर में विनर कौन होगा? नो वन विल बी विनर। इट इज अ लूजिंग सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, है ना। तो इसको कहते हैं मिनिमम डेटरेंट। अब इसी के साथ जुड़ती हुई इससे अगली जो डॉक्ट्रिन है वो है नो फर्स्ट यूज। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दे विल ओनली बी यूज इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक। अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो, कोई और अटैक नहीं कि गोली चल गई, बारूद चल गया तो, और ऑन इंडियन फोर्सेस एनीवेयर, तब हम यूज करेंगे। जैसे जब पाकिस्तान के ऊपर हमें डाउट हुआ कि उसने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए चाइना वगैरह के सपोर्ट से, तो उसके बाद क्या हुआ? जो इंडिया है, इंडिया ने भी अपने आप को, आप जानते ही हो, इन्हीं सब सिचुएशन के चलते तो अपने आप को ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप करा, ये सारे टेस्ट जो है वो कंडक्ट करें। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जब ये पूछा गया था एक बारी कि अगर पाकिस्तान आप पे किसी भी प्रकार का हमला कर दे, न्यूक्लियर अटैक कर दे, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं अगली सुबह तक वर्ल्ड मैप तो रहेगा, लेकिन उस वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान जैसा देश गायब हो जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगी। और इतनी बोल्ड स्टेटमेंट थी ना इनकी कि सारे देशों को मयूर इसके बाद पता लग गया था कि हाँ, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन कंडक्ट करके पूरा फुल टेस्ट कर लिया उसे कि चलेंगे भाई ये। हाँ, ये बहुत, इसके रील्स शॉर्ट्स बहुत बन चुके हैं इसके। मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। अगर हम पे अटैक होता है तो भारत से ये उम्मीद मत करना कि भारत आप पे इक्की दुक्की डैमेज करेगा। अगर हम पे अटैक होता है तो इंडिया इतना ज़्यादा रिटेलिएट करेगा न्यूक्लियर वेपन से कि आपके ऊपर ऐसा डैमेज होगा जिसको आप सहन नहीं कर पाओगे। ये है चेतावनी। इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी में गांधी बनकर नहीं रहा, वार्निंग भी दे दी कि कमज़ोर मत समझना भाई, न्यूक्लियर वेपन बनाए तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं बनाए, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इसको ये ऑथराइज करेंगे कि यूज़ होने भी कि नहीं होने। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें एक बार के लिए, आप ज़रा यहाँ पर साइड में आ जाओ। इसके अंदर दो बॉडीज होती हैं, एक आपका पॉलिटिकल काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको समझते हैं, ये आपका रेडीमेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना और ये आपके काम भी आएगा कल को। आपकी भी जब फर्दर पोस्टिंग होगी या जब आप प्रमोशन लोगे, बुढ़ापे में जब होगे, तो आपको इसका पार्ट बनने के लिए बनाया जा सकता है, या जो भी है आप बन सकते हो इसका पार्ट। पॉलिटिकल काउंसिल, इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ द इकलौती बॉडी, सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इट इज़ चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। आई थिंक अभी हमारे अजीत डोवाल जी हैं, है ना, एक्स IPS, है ना। इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग बाय नेशनल कमांड अथॉरिटी एंड इट एग्जीक्यूट्स डायरेक्टिव्स गिवन बाय पॉलिटिकल काउंसिल। मतलब इस काउंसिल ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए, ये पहले NCA को, मतलब NCA जो ओवरऑल जो बॉडी है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ बताता है। पॉलिटिकल काउंसिल ने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पर कौन है? प्रधानमंत्री। तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो पॉलिटिकल काउंसिल होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? अब UPSC क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी भी स्टेट का गवर्नर, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये चीज़ है। अब ज़्यादातर लोग पता है क्या करेंगे?
अगर उन्होंने बिल्कुल भी सुनना रखा हो, आप खुद इमेजिन करके देखो, आपका जो एलिमिनेशन टेक्निक पर जो हाथ जाएगा वो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लेकर, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब आपको प्रेसिडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा? ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द 3 आर्म्ड फोर्सेस। और फिर आपका दिमाग सोचेगा शायद से न्यूक्लियर वेपन्स को तो या तो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ही मतलब कुछ ना कुछ लॉन्च करके करेगा अटैक, है ना? तो प्रेसिडेंट देगा इसके लिए, तो वही चेयरमैन होते होंगे। अपनी नॉलेज पर विश्वास रखना, अगर प्रेसिडेंट कभी भी ऐसे चेयरमैन होते होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कोई नया फंक्शन तो होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो आप लक्ष्मीकांत में ना पढ़ लेते इसको। अपनी स्टैटिक बुक्स के ऊपर भरोसा रखा करो। करंट अफेयर की चाहे कोई भी मैगजीन फाड़ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम तो स्टैटिक ही निकलवाता है। अगर आपको स्टैटिक पे अपने ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर आपकी प्रिपरेशन के अंदर कमी है, फिर आपका दिमाग कमजोर नहीं है, रिवीजन कमजोर है। तो नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, हम उसके ऐसे देश के खिलाफ कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। अब आप नेपाल को धमकी दे रहे हो, हाँ भाई बताइयो, करके देखियो अटैक है, गोली। तेरे पास जो बंदूक है ना, उससे हम दिवाली पे खेलते हैं बच्चे घर घर के, हम पता क्या फोड़ेंगे। ऐसे कभी भी हमें डराना धमकाना नहीं है किसी भी कैसी भी स्टेट को। उसके बाद रिटेलिएशन विद न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ मेजर अटैक्स बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। अभी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स क्या होते हैं? जैसे श्रेया कुछ कुछ देश ना हमारे मतलब भगवान की कृपा से ऐसा एशिया में कभी कोई ऐसा वॉर नहीं हुआ जिसमें ऐसे वेपन्स यूज़ करे गए हों। मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया में ना, और बहुत बार जैसे रशिया ने भी किसी कंट्री के खिलाफ या अमेरिका ने भी ऐसा कुछ कुछ इनिशिएट करें अटैक्स कभी कभार, कि इन्होंने ना हवा से कुछ चीज़ें छोड़ दी, वो जब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, इंसान के ऊपर, जानवर के ऊपर गिरे ना तो वो ऐसा दर्दनाक मंजर हुआ। आपको पता ना कि गरम गरम मोम जैसे हथेली पर गिर जाए तो कितना दर्द हो सकता है, कैंडल की। गरम गरम पन्नी गिर जाए, प्लास्टिक गिर जाए तो कितना दर्द हो सकता है, चिपक जाती है। गरम गरम प्रेस चिपक जाए तो वो खाली खींच लेती है। ऐसे आप ये मान लो, ये एक गरम प्रकार का मोल्टन लावा है। अगर ये आपके शरीर के जिस अंग पर गिरता है, आपका मांस और आपका खून सब गायब उस जगह से, सिर्फ वो सफ़ेद सफ़ेद हड्डी दिखेगी, और हो सकता है वो भी पिघल जाए। अब इसके लिए 2 कन्वेंशंस हैं, केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। याद है आशमा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में हमने इसको पढ़ा था। वहां पर जो सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर 7 है ना, एक पैराग्राफ दे रखा छोटा सा आगे। कंट्रोल्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। मतलब ये ऐसी सेंसिटिव चीज़ें हैं, इसका एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए फालतू में, ठीक है। वो अलग बात है, आप कहोगे फिर एक्सपोर्ट फालतू में क्या, कंट्रोल क्या लगाना है, बिल्कुल ही बैन करो उसको। देखो कभी कभार हो सकता है कि हम रशिया की मदद ले रहे हो, किसी अपने एली की मदद ले रहे हो उस न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए। अब न्यूक्लियर वेपन का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मतलब अटैक करने के लिए डेवलप करवा रहे हैं उसे, पीसफुल पर्पस के लिए डेवलप करवा रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट्स उसके हो सकता है हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, किसी के ऊपर कोई खतरा ना हो, कोई रिस्क ना हो, किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो, फट ना जाए वो। तो ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा इस केस के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन वो बहुत संभाल के होना चाहिए। उसके बाद कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। अल्टीमेटली इंडिया ये कहता है जिस दिन सभी देश इस दिशा में बढ़ पड़ेंगे कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन डिसमेंटल करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हम भी छोड़ देंगे। थ्रू ग्लोबल वेरीफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और इसी डिसआर्मामेंट के लिए तो ये ट्रीटीज होती हैं श्रेया,
एनपीटी, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, सीटीबीटी, एनपीटी। लेकिन भारत इसको फिर भी डिसमेट्रिक क्यों समझता है कि भाई जब ये बैन लगा रहा है, ये कह रहा है न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्म कर दो, छोड़ दो, तो फिर सारे लोग छोड़ो ना। मिस हैपनिंग यहाँ नहीं हो सकती क्या? और इंडिया ये बोलता है तुम ही थे हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक करने वाले, हमने नहीं करा ना, हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड है। बात समझ में आ रही है? बताओ। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बिकमिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्या हो जाएगा इससे? हमारी एक तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ेगी। इंडिया जो है, इंडिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ 3 आउट ऑफ 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्रुपिंग्स है वर्ल्ड में, 4 है। भारत उनमें से 3 का मेंबर बन चुका है। MTCR, वसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इंडिया बस मेंबरशिप चाह रहा है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर, इसमें इंडिया को एज देगा, बार्गेनिंग पावर देगा विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड पाकिस्तान। क्या ये दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं? जब इंडिया के पास नहीं था तो एक मिलिट्री एसिमेट्री होती थी हमारे पास, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते इनको, लेकिन अब बोल सकते हैं। तो वो एक क्रेडिबल तरीके से डेटरेंट पैदा करने के लिए वो होगा कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं उनसे, फिर हमारे पास भी है। इंडिया जो है वो फिर एक अच्छा ग्लोबल मिलिट्री पावर बन सकता है। इंडिया ऑलरेडी एक एलिट ग्रुप का पार्ट है, मतलब कोई एक एग्रीमेंट का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बोल रहा हूँ। जो ग्लोबल मिलिट्री पावर्स हैं उनमें इंडिया भी आता है। ठीक है। और इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी क्या है? यानी कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन जो है वो लैंड रूट से भी लॉन्च कर सकता है, एयर रूट से भी और सी रूट से भी। यानी कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस क्या सक्षम है क्या न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने के लिए? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिल्कुल। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। अब कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। इंडिया के पास ऑलरेडी एक इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 2225 मेगावाट 1998 से लेकर 1999 तक, जिसको इंडिया 205% तक बढ़ाना चाहता है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, 6780 मेगावाट फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ा लिया इंडिया ने, ऐसा कर लिया। ये कैसे हो पाया? न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशंस विद द यूएसए। जब इंडिया ने ये पोखरण टेस्ट कंडक्ट करे थे, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी और आप लोगों को पता होगा अमेरिका उस टाइम पर हमसे जड़ा हुआ था और हमें लग रहा था अमेरिका का देखो दबदबा तो चलता ही है सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं और यूएन के जितने भी ग्रुप्स हैं ना, ऑर्गन्स हैं यूएन के, तो हमें लग रहा था कि हम बैन ना हो जाए। तो आपको पता है ना अमेरिका सैटेलाइट छोड़ता था कि ये देखने के लिए कि इंडिया कुछ ऐसा कर तो नहीं रहा है। जब वो सैटेलाइट घूम कर निकल जाती थी उस एरिया से, है ना, तब हम दोबारा वो करते थे टेस्ट कंडक्ट। याद है ना, मूवीज में भी दिखाया ये, उस जो पोखरण मूवी है जॉन अब्राहम की, उसके अंदर भी दिखाया हुआ है थिंक ये। तो टेस्ट के बाद बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी भारत के जो रिश्ते थे यूएसए के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ये अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद इंडिया ने अमेरिका के साथ इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन करी 2008 में, एंड इंडिया बिकेम अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर, जिसको अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब अमेरिका भिखमंगों के साथ नहीं रहता मयूर, ओनली पावरफुल देश। कि तुम प्रूव करके दिखा दो पहले, हम रिस्ट्रिक्शन तो लगाएंगे, तुम एक बारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखने का एक स्ट्रक्चर बनाओ पहले। और आज आप जानते ही हो आईआर की रियलिटी श्रेया कैसी है कि अमेरिका को हमारी बहुत ज़रूरत है चाइना और रशिया में निगरानी रखने के लिए, एज वेल एज पाकिस्तान। अब अमेरिका के इन तीनों से नहीं निपटती है।
उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमें इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में एक्सेस मिला, बड़ी सारी कंट्रीज ने हमारे साथ समझौते करे, एग्रीमेंट्स करे. फॉर एग्जाम्पल विद यूएसए नाउ वी हैव अ हाई टेक डिफेंस कॉपरेशन, द एनएसपी. नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, यानी कि अमेरिका कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाता है ना विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी या कुछ भी करके, वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. भारत के लोगों को भी, भारत के साइंटिस्ट को भी उसमें इन्वॉल्व करता है. उसके बाद परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड नेशनल प्राइड. इन सब टेस्टों ने पोखरण 1, पोखरण 2, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने ना सिर्फ इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को प्रूव करा, बट हमें एक ग्लोबल स्टैचर भी मिला एज अ नेशन. हमारी इमेज भी बूस्ट हुई एंड इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इंडिया ने आज तक किसी भी वॉर में या कुछ भी ऐसा करके ये न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ नहीं करा. अगर इंडिया चाहता तो ये 1999 में जो इंडिया पाकिस्तान का कौन सा युद्ध हुआ था, 1999 में कौन सा हुआ था, कारगिल. इंडिया चाहता तो यूज़ नहीं कर लेता या किसी भी वॉर में यूज़ नहीं कर लेता, लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा. ठीक है. उसके बाद कुछ सवाल उठते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के और भारत के एक्सपर्ट्स के, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स से. डू वी नीड टू रिवाइव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक. अगर सामने से न्यूक्लियर अटैक होता है भारत की किसी टेरिटरी पर, या भारत की कोई जो फोर्सेस हैं, इंडिया नेवी, ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स अगर कहीं तैनात है, अगर उन पर अटैक होता है, उनके बटालियन पर अटैक होता है, तो भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करा गया बड़े सारे ग्राउंड्स पे एक्सपर्ट के द्वारा. एक तो ये इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक स्पेस है डिसीजन मेकर्स के लिए, उसको लिमिट करके रख देता है. क्यों? मतलब सामने से जब तुम्हें चांटा पड़ेगा उसके बाद ही रिटेलिएट करोगे क्या? तब तक तो कितना कुछ चला जाएगा हाथ से. यही वाली बात है ना कि अगर वो कह रहा है कि पहले में न्यूक्लियर अटैक होता है, यानी कि तुम न्यूक्लियर अटैक को देखोगे पहले और उसके बाद रिटेलिएशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? तुमने पहले ही अनाउंस करके रख दिया उसको सामने, और फिर इससे होगा क्या? अगर तुमने अपने आप को बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी इमेज की कि इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उससे डेविएट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फ्रॉडबाजी कर इंडिया ने, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर देश नहीं है. तुमने चिट्ठा ही खोल के रख दिया दुनिया के सामने, नो फर्स्ट यूज. यानी कि तुम ये कह रहे हो पहले चांटा मार देना, अगर मारा तो फिर मैं मारूंगा, और बेहोश हो गए उस चांटे के बाद तो इट लिमिट्स स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर इंडियन डिसीजन मेकर्स इन क्राइसिस सिचुएशंस वेयर दे हैव लिमिटेड रूम टू एग्जीक्यूट एस्केलेशन रेटेड मेजर्स. तब तक इतना अटैक हो जाएगा, तुम जनता को संभालोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालोगे, लॉस को संभालोगे कि क्या करोगे? तुम्हारे इसी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सब कि तुम्हारे इसी रवैये की वजह से अभी तक भारत में अटैक कंटिन्यू होते आए हैं. तुमने डर का माहौल पैदा ही नहीं कर रखा कुछ भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से. कारगिल हुआ, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मुंबई अटैक हुए. दे आर सीन एज एविडेंस ऑफ फेलियर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस. फिर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग इन इंडियाज नेबरहुड, ये भी तो अपने आर्सेनल्स कुछ नहीं होते, वेपन्स, इनको एक्सपेंड कर तो रहे हैं और ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं, लाइक डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स. बात ये, मतलब ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको प्रॉपर बताता हूँ. इन्होंने आधा दूरा कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है, ये मैं पीएसआई में पढ़ाऊंगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट है ये. ठीक है, इसका मतलब पता है कैसे है? जैसे आशमा, चाइना भी वो कह रहा था कि 45 बार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका है. तुम्हारे पास भाई 5-6 न्यूक्लियर वेपन अगर हो भी तो भाई वो 45 हैं यार. वो तो एक्सपेंड कर रहे हैं ना. ठीक है, वो अपने आप को ऑफेंड भी कर रहे हैं, मतलब ऑफेंसिव स्ट्रेटजी भी वर्क कर रहे हैं. मतलब तुम्हें पहले मार भी देंगे, डिफेंड भी करना जानते हैं.
तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। या तो तुम सारे लॉन्च करके सामने वाले को तबाह कर सकते हो, या इससे बचा लो हवा में फोड़कर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं समझा दूं, राइट। ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। श्रेया, ये हमारा रेडीमेड टॉपिक है एक, ये बॉक्स PSIR के लिए। जैसे 2 बार तो यूपीएससी पूछ ही चुका है पिछले इतने सालों में, एनपीटी के से रिलेटेड है ना। अब वो एनपीटी से हटकर NFU की तरफ जा सकता है ना। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को बताओ कितनी सही है कितनी गलत है। तो उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? एक तो क्या है, इससे हमें ना एक चीज ऑब्वियस तौर पे पता लग जाती है कि सामने वाला हम पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि आशिमा ये इतनी मयूर इतनी आसान चीज भी तो नहीं है ना। तुमने हम पे छोड़ दिया न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, दूसरे कंट्री को कैसे पता कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ तैनात करके रखे हुए हैं? और आपको पता है, एक बात बताऊं, जब तक आप इस फील्ड में घुस नहीं जाते ना, एडमिनिस्ट्रेशन की, एग्जीक्यूटिव की और सिविल सर्विस की, तब तक तो ये बातें न्यूज़ में भी नहीं आती हैं। कभी आपने किसी करंट अफेयर या न्यूज़ में सुना है या DNA में सुना है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी 4 न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन तैनात करके रखे हुए हैं, मॉलडीव्स में रखे हुए हैं? बताओ। मतलब ये मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब ये मुझे भी नहीं पता, वैसे एक बात कह रहा हूँ कि तुम्हें पता है ये ऐसा कभी आता है? और इंडिया इतना पागल है कि सारे न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में रख रखे होंगे। कौन सी जगह वही ऐसी? आज मैं तेरी छत पे है क्या, पानी की टंकी में तेरे? और भारत का आदमी ऐसे ही है मयूर, आप जानते ही हो, पता लगे उसकी रील्स बनने लगे इंस्टाग्राम पे गानों के साथ। वहां जाके फोटो खिंचवा रहा आशमा न्यूक्लियर वेपन के बगल में। जैसे आपको पता है हमारे देश में जो, श्रेया आप बताओ, जो पेट्रोल होता है जब हम उसकी स्टोरेज करते हैं, आपको पता ना हमने वाइजैक वगैरह में, विशाखापट्टनम, साउथ इंडिया में अंडरग्राउंड चेम्बर्स बना रखे हैं उस पेट्रोल को स्टोर करने के लिए जो कि इंपोर्ट होकर आता है दूसरी कंट्री से। नॉर्थ इंडिया में क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है। आज मैं पता है आपको इसके बारे में, है ना। जैसे अगर जब वो कम होने लगता है ना तो हम चिंतित हो जाते हैं, फिर हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने लगते हैं। उतना बैरल लीटर, आई थिंक इतना, हाँ बैरल लीटर ही तो कहते हैं ना, बैरल मिलियन टन्स लीटर ऐसा जो भी होता है, उतना, हाँ उतना हम स्टोर करके रखते हैं। क्या कहते हैं श्रेयस को, बैरल क्या कहते हैं? बैरल ही कहते हैं ना, हाँ ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इंडिया अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑन अ हेयर ट्रिगर अलर्ट विच इज फाइनेंशियली कॉस्टली न्यूक्लियर पोस्टर। एक तो क्या कि इंडिया ऐसा ना हो कि जब अटैक हो जाए उसके बाद इस कैपेबिलिटी को एनहेंस करे। मयूर, हो सकता है उस टाइम पर पैसा भी ना बचे, अभी जब है तो अभी क्यों ना तैनात करके रख लो, क्योंकि बाद में तो ये फिर फाइनेंशियली कॉस्टली हो सकता है ना। अगर कोई ऐसा अटैक हो गया तो हम क्या क्या संभालते फिरेंगे उस टाइम पर? फिर कहाँ डेवलप करने जाएंगे इस कैपेबिलिटी को? फिर हौच पौच में डेवलप करेंगे तो कुछ गलतियां होंगी हमसे। इट ऑल्सो कन्वेज न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट टू द वर्ल्ड एंड इंडियाज एडवर्सरीज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, के दूर रहो, वन आर्म डिस्टेंस रहेगा मेंटेन। और इससे एक चीज़ अच्छी भी है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी तो है ही ना कि जो कन्वेंशनल लेवल के कन्वेंशनल अटैक्स जो होते हैं, जैसे मतलब मान लो बंदूकों का जवाब हम बंदूकों से दे देते हैं। चाइना वाले, अब एक मूवी आई थी ना वो इंडो चाइना वॉर के ऊपर जो आई थी, वो पत्थर का जवाब हम पत्थर दे देते हैं, जिसमें बड़े सारे एक्टर्स थे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने करी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 2016 में, और एयर स्ट्राइक्स बालाकोट में 2019 में। तो इंडिया ने जैसा पाकिस्तान ने करा था हमने उनको वैसे ही जवाब दिया। आपने इसका भी नाम सुना होगा, उरी अटैक्स, मूवी भी आई थी विकी कौशल की, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक इसमें दिखाया हुआ है। और इसके बाद क्या हुआ आशमा, उरी के बाद? हाँ, और कैटरीना विकी कौशल की हो गई। वेरी गुड। अब इम्प्रूव हो रही है मयूर तुम्हारी एनालिसिस पावर।
अब मुझे लग रहा है तुम्हारे लवास में जाने के रास्ते साफ। चैलेंजेस क्या है इंडिया के न्यूक्लियर डोमेन में, इंडिया के लिए? कंटिन्यूइंग पाकिस्तान यूज ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर डिस्पाइट न्यूक्लियर डेटरेंस। सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी पाकिस्तान हमसे डरता नहीं है। डरता क्या नहीं है, मतलब वो बार बार नोज मतलब नाक में दम करे रहता है। हमारी चाइना के साथ भी बॉर्डर पर तनबन बनी रहती है। सब कन्वेंशन का मतलब ये होता है पाकिस्तान पुरानी तरीके से ना लड़के नए नए हथकंडे अपनाता है। अब जैसे एक बात बताओ, उसने अपने बंदे भेजे और हमारे ही जवानों के बेसिस में घुसकर जवानों को मार डाला इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर। चालाकी नहीं है। अब वो पहले की तरह हाथों से लड़के वैसे लड़के नए नए तौर तरीके अपना रहा है। ताज अटैक, होटल के ऊपर कब्जा करके, जबकि पता है सबको कि वो मरेंगे, लेकिन भाई बस वही दहशत फैलानी और इमेज खराब करनी है। पुराने वार ऐसे कहाँ होते थे? ये चीज़ है। नो प्रोग्रेस ऑन गोल ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट। मतलब चैलेंज ये है कि इंडिया नहीं चाह रहा ये सब करना कि वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को अपने पास रखे, ऐसा ये सब करे, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही दुनिया में। परमानेंट मेंबर्स तो छोड़े पहले न्यूक्लियर वेपन्स को, वो एक मॉडल तो सेट करे कम से कम। उसके बाद पाकिस्तान भी हमें शक होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। किसके सपोर्ट से? चाइना के सपोर्ट से। देयर इज अ फियर दैट लिमिटेड मिलिट्री एंगेजमेंट कुड इवेंचुअली लीड टू न्यूक्लियर वॉर एंड एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हैज नॉट बेनिफिटेड एज मच एज इट शुड हैव। क्यों? फंडिंग। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले इंडिया को जरूरत है अपने इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करने की बाय बिल्डिंग सफिशिएंट एंड रेजिलिएंट रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी, ताकि हम एक क्रेडिबल डेटरेंस का सिग्नल दे सकें दुश्मनों को। दूसरी जगह पर इंडिया नीड्स टू मेक अ लॉन्ग टर्म इनोवेटिव डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स creation of global environment which is conducive to peace and universal nuclear disarmament. अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं ज़रा। ये टर्म्स यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको डिस्कस करने का कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। मैं पढ़ा देता हूँ एक बार के लिए, कंफ्यूज मत होना। सर के ऊपर से चला गया, जो भी हो गया, इजी दे रखा है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी उंगलियों पे नाचेंगे टर्म्स। जैसे ही आप रवि पी अग्रहारी की बुक पर आओगे मेरे साथ अगस्त के महीनों में, प्लस 9th और 10th क्लास से जब फिजिक्स में आप लखमीर सिंह और मंजीत कौर कर लोगे, स्पेशली 10th क्लास, तब ये आपकी उंगलियों पे नाचेंगे सारे टर्म्स। अभी के लिए हम इसको सुन लेते हैं। एक महीने बाद आप अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बना लेना। थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस। थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस एक 2 स्टेजेस में बना हुआ डिवाइस होता है एडवांस डिज़ाइन का, जिसके अंदर पार्टिकल्स की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को लेकर, आपको पता ना ये टर्म्स यूज होती है, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन से बूस्ट हुआ एक फिजन ट्रिगर होता है फर्स्ट स्टेज में, एंड मतलब फिजन पहली स्टेज में, फ्यूजन सेकेंडरी स्टेज में। थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो एटॉमिक फिजन को भी यूटिलाइज करते हैं, इस फिनोमेना को भी, और न्यूक्लियर फ्यूजन को भी, एक धमाका करने के लिए। और श्रेया बताओ, एटॉमिक फिजन का मतलब क्या है? एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ पर आ जाएंगे? पास के दूर? और फ्यूजन में पास। ठीक है, कंप्रेस सप्रेस, कंप्रेस सप्रेस, धमाका। अभी मैं इसको सुन लो, मतलब इसको अभी एक यहां पर एक्सप्लेन करना कोई लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि यार ये एक डेडिकेटेड टॉपिक होता है, ये एक चैप्टर होता है। ठीक है, आप ऐसे ही थोड़ी ना सीख पाओगे फिजन फ्यूजन। ये अब जैसे इन्होंने डायग्राम डाल दिया कॉपी पेस्ट करके, ये
किसी एक साइंस की बुक से निकाल कर या गूगल इमेज से निकाल कर, इतना आसान थोड़ी ना होता है इसको समझना। मतलब ठीक है आसान इन द सेंस कि बातें करते फिर तुम अलग से किसी के ऊपर एक आर्टिकल दो तब तो समझ में भी आता। पूरा आर्टिकल खत्म हो गया, 4 टर्म चिपका कर एक फोटो चिपका कर दे रहे हैं, बकलोली। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फिजन अकर्स व्हेन एक जो न्यूट्रॉन होता है वो एक बड़े एटम में जाकर टकराता है जोर की, धम करके, लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये बड़ा एटम। अब ये जब इसमें जाके टकराता है वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे एटम्स में। आपके पास एक कांच की बॉल पड़ी हुई है आशिमा, आपने छोटा सा कंचा उसके ऊपर मारा, वो टूटेगी नहीं 2 टुकड़ों में, कांच की है क्योंकि वो है ना, तो वो स्प्लिट हो जाता है स्मॉल एटम्स में। व्हेन ईच एटम स्प्लिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। यही एनर्जी से क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन अकर्स जब 2 एटम्स आपस में टकराते हैं, एक सामने से चला रहा है, एक यहां से चला रहा है, ये टकराए, और उसके बाद एक हेवियर एटम बन गया, लाइक व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज टू फॉर्म 1 हीलियम एटम। और हाइड्रोजन और हीलियम वैसे अगर गैसेस की बात करें तो ये कैसी होती है, कोल्ड के बॉम्ब कहां पर होती हैं, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी के पास, और सन के तो वैसे हरी लेयर में दिखती हैं, लेकिन आउटर लेयर में भी क्या ये होता है कोरोना में, है ना। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट पावर्स द सन, गई वही वाली बात, एंड इट क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन द फिजन। आज आपको क्या पता लगा, एक छोटी सी बात, न्यूक्लियर फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है न्यूक्लियर फिजन से। और फ्यूजन क्या है श्रेया, पास आना के दूर जाना है आशिमा। इंसान की ताकत कितने छुपी होती है आशिमा, 2 लोग जब प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए तब, या एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं तब, पास आ रहे हैं जब तब, है ना, वो काफी ज्यादा बड़ी ताकत होती है ना, यही है, ऐसे याद रखना इसको। शादी ज्यादा अच्छी चीज होती है आशिमा या ब्रेकअप? दोस्तों सॉरी, हमारे फाउंडेशन कोर्स के बच्चे नालायक हैं। तो दिस इज फ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे पार्टिकल्स एक जगह पर आकर इकट्ठे हुए, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और फिजन कैसे वर्क करता है, एक न्यूट्रॉन जाके एक बड़े एटम में जाके टकराया, लाइक यूरेनियम, ये 235 ना यूज होता है उसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स में। वैसे 3 चीज़ें यूज होती हैं ज़्यादातर, मैंने आपको बताया था, याद है, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम, है ना। देयर आर लाइटर एलिमेंट, न्यूट्रॉन लाइटर एलिमेंट स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब ये, एंड क्रिएशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन, फ्यूजन, ठीक है। अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत इसमें आर्टिकल में? इसका ये वाला बॉक्स हो श्रेया प्लीज याद रखना, ठीक है। ये हमारा रेडीमेड PSIR का एक आंसर है, ठीक है, मतलब फॉर और अगेंस्ट बोलने के लिए या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।